हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम साइंस विद चार्ली। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तैयारी वगैरह, पढ़ाई सब कुछ आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो एग्ज़ाम आपके कभी भी हो सकते हैं। मैंने आपको हमेशा से यही बोला है कि एग्ज़ाम की डेट या एग्ज़ाम को देख करके पढ़ाई मत करिए, अपने आप को प्रिपेयर रखिए बिल्कुल, ठीक है। तो उसी के सिलसिले में आज हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन आपका होगा सीडी से। तो सभी लोगों को पहले तो गुड मॉर्निंग। मार्कर बहुत अच्छा नहीं चलेगा, तो राइटिंग बहुत ही गंदी है, इसलिए मतलब गंदी इसमें दिखेगी। फिलहाल चलिए, आप लोग चाय वाय तो पी ली होगी सब लोगों ने, तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन है। 1 सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, कल्पनात्मक खेलों का विकास किस आयु से होता है? मैं बता दूं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब ये सीडी से रिलेटेड हैं, ठीक है, सीडी और ह्यूमन डेवलपमेंट से। तो देख लीजिएगा आप लोग। तो कल्पनात्मक खेलों की बात हो रही है आपकी, किस एज में इनका विकास होता है? तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3, 4 वर्ष। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और इसका आंसर होगा इसमें आपका 4 ईयर्स, यानी कि 4 वर्ष में कल्पनात्मक खेलों का विकास हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सामूहिक खेल सूचक है प्रेम व स्नेह का, लड़ाई झगड़े का, प्रतिस्पर्धा का, विकसित सामाजिकता का। तो सामूहिक की बात हो रही है, तो समूह क्या है? समूह आप ये कह सकते हो कि जहाँ पर एक ही तरह के रीति रिवाज, एक ही तरह की परंपराएं, एक ही चीज़ फॉलो हो रही हो, वो आपका एक समुदाय होता है। और वो समुदाय है तो उसको हम एक समूह भी कह सकते हैं। तो समूह में अगर हम कोई भी खेल खेलते हैं या कोई भी काम करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है उससे हमारा थोड़ा सा एक सोशल डेवलपमेंट होता है हमारा, ठीक है, सामाजिकता का विकास होता है हमारे अंदर। तो इसमें हमारा डी आंसर हो जाएगा कि विकसित सामाजिकता का। फिर नेक्स्ट है, साहचर्य खेलों में कितने बालक एक साथ खेलते हैं? 2 बालक, 3 बालक, 4 बालक या अकेला बालक? तो साहचर्य खेलों में क्या होता है? 2 बालक एक साथ खेलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, दोनों के पास सेम सेम खिलौना रहेगा, इसके पास भी, इसके पास भी, दोनों एक साथ बैठ के खेलते हैं। बोल एक दूसरे को मतलब परेशान नहीं करेंगे, बट वो अपना अलग खेलेगा, वो अपना अलग खेलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, आपने देखा भी होगा यूजली ऐसे। तो इसमें 2 बालक जो होते हैं एक साथ खेलते हैं। नेक्स्ट है, खेल एक स्वैच्छिक एवं आत्म केंद्रित क्रिया है। यह परिभाषा किसने दी है? तो किसने दी है? आपकी स्टर्न ने, हरलॉक ने, टीपी नन ने, या फिर वैलेंटाइन ने। तो इसमें जो ये आपकी परिभाषा है, ये आपकी दी है टीपी नन ने, ठीक है। सी आंसर के साथ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, खेल का अर्थ है शारीरिक सॉरी शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, एक स्वैच्छिक, आत्मकेंद्रित और मनोरंजनात्मक क्रिया। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, खेल क्या है आपकी? एक स्वैच्छिक, आत्मकेंद्रित और मनोरंजनात्मक। भाई जब आपका मन होगा तभी आप खेलेंगे और खुद को ध्यान में रख के खेलेंगे कि मैं बिल्कुल हारूँ ना, जीत मतलब अच्छे से खेलूँ, है ना, प्रॉपर खेलूँ, कहीं मुझसे कोई जीत ना जाए। इंसान अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस्ड रहता है। इसके बाद मनोरंजन तो होता ही है हमारा खेल में। फिर नेक्स्ट है, संवेगात्मक व्यवहार है, संवेगात्मक समस्यात्मक व्यवहार है। चोरी करना, नाखून काटना, जिद करना, गंदी भाषा बोलना। इसमें जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा जिद करना। इसमें आप लोग को लग सकता है कि जिद करना क्यों जाएगा, क्यों? देखिए इसमें क्या पूछ रहा है आपसे। अगर सिर्फ समस्यात्मक व्यवहार पूछता तो आप नाखून काटना इस पे जा सकते थे, लेकिन संवेगात्मक आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जिद करना, तो जिद करने में क्या है? बच्चे के अंदर एक संवेग आ रहा है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो, अगर कोई भी चीज़ हमारे अंदर एक्सेस है, तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए समस्या बन जाएगी, ठीक है। और जिद कर रहा है, उसके अंदर एक नेगेटिव इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आंसर आपका जिद करना होगा। फिर नेक्स्ट है, अंगूठा चूसना कौन सा समस्यात्मक व्यवहार है? मनोशारीरिक, संवेगात्मक, अनुशासन विहीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आंसर जाएगा आपका मनोशारीरिक, ठीक है। अंगूठा चूसना मतलब कि वो अपने अंगूठे का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये शारीरिक हो गया। और मनो का मतलब उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, कंफ्यूज है या परेशान है या किसी चीज़ को लेकर बहुत उधेड़-बुन चल रही है मन में। तो होता है, आप हम लोग भी आप देखते होंगे यूजुअली कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो जो है नेल बाइट करने लग जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे ए जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट अच्छा है। परिवार, समाज, विद्यालय, उपर्युक्त सभी। तो इसमें कुछ बताना नहीं है, सभी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन सबका होता है, क्योंकि बच्चा इसी के इर्द गिर्द पलता बढ़ता है। आपका परिवार है, समाज है, विद्यालय है, ठीक है, सभी चीज़। तो यहाँ पर भी आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समस्यात्मक व्यवहारों के समाधान का सबसे उत्तम तरीका है। शारीरिक दंड दंड दें मतलब बच्चों को कह रहे हैं कि कॉर्पोरल पनिशमेंट दें। फिर है कि उचित पालन पोषण करें, मानसिक दंड दें, या कठोर अनुशासन में रखें। इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है वो आपको सभी को पता ही है कि उचित पालन पोषण, ठीक है। कि जाहिर सी बात है, बच्चे को अच्छे से आपको पालन पोषण का मतलब यहाँ पर नहीं कि आप उनको बस अच्छा खाना दोगे, नहीं, उनको सारी चीज़ें आपको करनी, अच्छा भोजन भी देना है, अच्छा माहौल भी देना है ना, उनको पढ़ाई और उनको खेल, उनके दोस्तों को, सब चीज़ों को आप पे अच्छे से थोड़ा सा मॉनिटरिंग करनी है, मतलब देखना है कि बच्चा हमारा क्या कैसे कर रहा है, और आपको एक सही गाइडेंस देनी है उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं तो शारीरिक रूप से अक्षम, अपराधी, विशिष्ट बालक या मंदबुद्धि।
तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं जिनका IQ लेवल 130 या 120 से अबव होता है, उनको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट बालक, ठीक है। फिर है विकलांग बालकों में किस प्रकार की भावना मिलती है? आत्मदैन्य, स्वाभिमान, अस्वस्थता या आलस्य। तो जो विकलांग बालक होते हैं, यहाँ पर विकलांग नहीं बल्कि इनको दिव्यांग लिखना चाहिए था फिलहाल। तो दिव्यांग बालकों में जो है आत्मदैन्य की भावना होती है, ठीक है। आत्मदैन्य का मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ा सा खुद में वो अपने ऊपर अपने आप को थोड़ा सा दयनीय समझते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत होता भी है क्योंकि उनको उस तरीके से लोग समाज में देखते हैं, तो इस तरह की भावना उनके अंदर कहीं न कहीं पनप जाती है। कोई बच्चा है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उसके अंदर वो नहीं आ रही, वो अलग चीज़ है। बट ज़्यादातर केसेज़ में ऐसा होता है कि उनको लगता है कि अच्छा मैं लोगों से अलग हूँ, है ना? जबकि हमें उनको नॉर्मल फ़ील कराना है कि नहीं, आप भी हमारे जैसे हैं, इवन हमसे भी स्पेशल उसमें आ रहे हैं आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि है, IQ लेवल की बात हो रही है आपकी। तो क्या बोलते हैं 90 से अधिक, 100 से अधिक, 110 से अधिक या 120 से अधिक। अभी मैंने आपको बताया 120 या 130 से अधिक जो बालक रहेंगे जिनका IQ लेवल, तो वो प्रतिभाशाली बालक कहलाएंगे, ठीक है। फिर है प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है उच्च बुद्धि लब्धि, अच्छा स्वास्थ्य, अधिक तर्क क्षमता, उपयुक्त सभी। इसमें भी आंसर आपका जाएगा उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि जो बच्चा बिल्कुल प्रतिभाशाली होगा भाई, उसके अंदर क्या होगा, IQ लेवल भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और लॉजिकल होगा, है ना? उसके अंदर मतलब उसकी जो रीजनेबल कैपेसिटी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। तो डी आंसर के साथ चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट है व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी आपकी। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये बात किसने कही है? मन, वैलेंटीन, ऑलपोर्ट या म्यूरहेड। तो ये वाली जो बात है कि व्यक्तित्व जो है वो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जन्मजात मतलब कि हमें कुछ हेरिडिटी से मिल जाता है बाई बर्थ, और कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं अपने आप से एक्वायर करते हैं, माहौल से, अपने समाज से, अपने दोस्तों से, परिवार से, जहाँ भी आप जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का क्या है? ये दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये बात आपकी कही है वैलेंटीन ने, कितनी सही बात कही है इन्होंने, सोचो। फिर है व्यक्तित्व से तात्पर्य है रुचियों, योग्यताओं तथा क्षमताओं का विशिष्ट संगठन, बाह्य शारीरिक रंग रूप, बोलने की अच्छी क्षमता या उपयुक्त सभी। देखो मेरे हिसाब से तो इसमें आंसर होना चाहिए उपयुक्त सभी, लेकिन जो आंसर दिया गया है बुक में उसमें आंसर दिया गया है ए। आप लोग बताना, आप लोग को अगर ये क्वेश्चन कहीं और दिखा होगा तो इसको थोड़ा सा आप लोग बताना, इसलिए मैं इसको डाउट में रख रही हूँ, ठीक है। हालाँकि ये जो पहला ऑप्शन है इसमें अच्छे से दिया हुआ है कि रुचियों, योग्यताओं तथा क्षमताओं का विशिष्ट संगठन। तो इसमें सारी चीज़ें आ जा रही हैं एक साथ ही, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन हमारे पास मतलब ऑल ऑफ द अबव है तो हम उसके साथ जा सकते हैं। बट चलिए हम ए के साथ ही जाएँगे, बुक के हिसाब से काफ़ी मतलब ये जो आंसर इसमें दिया गया बुक में ऑथेंटिक आंसर ही है। आप लोग को अगर कहीं और दिखे और अगर इसका आंसर डी दिखे तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर नेक्स्ट है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस विद्वान ने किया है? अंतर्मुखी मतलब आपका इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी मतलब एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट मतलब कोई व्यक्ति लोगों से बहुत जल्दी मतलब नहीं घुल मिल पाता है ना, जल्दी से उतनी फ्रेंडशिप नहीं कर पाता, कम बोलता है, थोड़ा शाई नेचर का है, ये होते हैं इंट्रोवर्ट। और कुछ लोग होते हैं जैसे बहुत बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं, किसी से भी तुरंत बात कर लेते हैं, फटाफट दोस्ती भी हो जाती है, बहुत जल्दी सबसे मतलब उनका, और कम्युनिकेट भी फटाफट कर लेते हैं, चाहे वो कोई अननोन हो चाहे कोई उनका दोस्त हो। तो आप लोग देखना अपने आप में कौन इंट्रोवर्ट है कौन एक्सट्रोवर्ट है, रिलेट किया करिए चीज़ों को। जब रिलेट करेंगे तो दिमाग से कभी निकलेगा नहीं, और ये जो रटने वाली चीज़ है ना कि अच्छा ये चीज़ क्या होती है, इस टर्म का क्या मतलब होता है, वो चीज़ आपको नहीं करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ लेकिन ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो वही दिया गया है इसमें कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का जो ये पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन किया गया वो किसने दिया है? तो वो आपको किया था कार्ल जुंग ने। इनका पूरा नाम क्या है? कार्ल जुंग। फिर नेक्स्ट है एंडोमॉर्फिक। जो एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व वाले होते हैं वो कैसे होते हैं? दुबले और लंबे, छोटे और मोटे, चिड़चिड़े, प्रसन्नचित्त, ठीक है। आपको पता है कि पर्सनैलिटी के 3 ट्रेट्स बताए हैं उन लोगों ने, किसने बताया मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो आपका एक है एक्टोमॉर्फिक, एक आपका मेसोमॉर्फिक और ये है आपका एंडोमॉर्फिक। तो एक्टोमॉर्फिक वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? दुबले पतले और लंबे होते हैं। मेसोमॉर्फिक जो होते हैं वो मतलब नॉर्मल होते, कह सकते हो, ना बहुत लंबे ना बहुत छोटे और ना बहुत वैसे, मतलब आप कह सकते हो फिट पर्सनैलिटी होती है। और एक जो एंडोमॉर्फिक होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं और मोटे होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बी के साथ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि का स्राव लंबाई के विकास को प्रभावित करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, क्लोम या फिर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो लंबाई के विकास को प्रभावित करती है वो आपकी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसको आप लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। यहाँ से एक ग्रोथ हार्मोन निकलता है जिसकी वजह से हमारी लंबाई का जो है मतलब लंबाई को प्रभावित करता है। बहुत ज़्यादा निकल गया तो हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी को बहुत कम निकला तो उसकी हाइट बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है 120 से 139 बुद्धि लब्धि दर्शाती है। सामान्य बालक, औसत से नीचे का बालक, हीन बुद्धि बालक, श्रेष्ठ बुद्धि बालक। तो जाहिर सी बात है श्रेष्ठ बुद्धि बालक की बात हो रही है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है भूख लगने का बौद्धिक विकास होता है बच्चे को प्रथम माह में, दूसरे माह में, तीसरे माह में, चौथे माह में। तो ये जो भूख लगने का जो विकास हो जाता है बच्चे को वो प्रथम माह में हो जाता है। बच्चा रोने वोने लगता है, भूख भूख लगती है उसको। तो फिलहाल आते हैं फिर नेक्स्ट है 6 से 7 वर्ष के बालक
कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं? एकाकी, सामूहिक, एकाकी और सामूहिक दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 6 से 7 वर्ष के बालक होते हैं, आप खुद देखते होंगे, वो बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर सामूहिक वर्ग में खेलते हैं, ठीक है। फिर किस अवस्था के सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था? इसमें भी जो आपका आंसर है वो आपका होगा पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का जो एज टाइम होता है वो ज़रा आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाल्यावस्था आपको आप सभी को पता है, 2 से लेकर के 12 साल तक मानी जाती है। इसमें आपसे जो है क्या बोलते हैं, पूर्व बाल्यावस्था की बात हो रही है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड की। फिर नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो आपके पियाजे ने दिया था, 4 स्टेजेस बताई थी उन्होंने। तो फर्स्ट की उनकी फर्स्ट में उनकी 6 स्टेजेस हैं, फिर सेकंड वाले में 2 स्टेजेस हैं, और फिर तीसरी और चौथी में नॉर्मल है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक में आपसे प्रथम अवस्था पूछ रहा है, पूर्व संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट स्टेज, और स्थूल संक्रियात्मक आपकी, फिर है आपका संवेदी क्रियात्मक, फिर है आपका औपचारिक संक्रियात्मक। तो सबसे फर्स्ट स्टेज सबको पता है, सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था। फिर आपका पूछ रहा है हाँ एक सेकेंड, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूज़न है। ये वाला जो है, ये वाला हिंदी में लिखा है, तो मैं इसको आंसर नहीं बताऊंगी इसका, क्योंकि मुझे इसको कन्फ्यूज़न हो रही है हिंदी में। फिर नेक्स्ट है, बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति कितने वर्ष की अवस्था से होती है? 1 से 1.5 वर्ष, 1.5 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, या 3 से 4 वर्ष? तो जो बच्चे होते हैं ईर्ष्या की उत्पत्ति उनमें 1.5 से 2 वर्ष के बीच में होती है। किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्रतर होता है? क्रोध, भय, ईर्ष्या, प्रेम व स्नेह? तो प्रेम और स्नेह उनमें काफ़ी जो है तीव्रतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में किशोरावस्था में इनमें से किसका भय अधिक होता है? जानवरों का, व्यक्तियों का, विद्यालय का, काल्पनिक संभावनाओं का? बच्चा इमेजिन बहुत करता है, ठीक है, तो काल्पनिक संभावनाओं का डर थोड़ा ज़्यादा होता है। बालकों के संवेग संबंधित होते हैं मूर्त वस्तुओं से, अमूर्त वस्तुओं से, मूर्त तथा अमूर्त दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बालकों के संवेग जो होते हैं वो मूर्त वस्तुओं से ज़्यादा होते हैं। मूर्त मतलब कि कॉन्क्रीट चीज़ें जो उनको दिखाई दे रही हैं कि हाँ ये इतना बड़ा है, ये इतना मोटा है, ये इतना छोटा है। उन चीज़ों को देख करके आप कोई चीज़ बताएंगे या समझाएंगे तो उनको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप उनको कुछ अमूर्त यानी कि अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से आप उनको कुछ बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा वो लेट से समझ पाएंगे, क्योंकि अभी वो छोटे हैं। फिर नेक्स्ट है, विकासात्मक संवेग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यहाँ पर विकासात्मक सिद्धांत की बात नहीं, और विकासात्मक संवेग सिद्धांत, ठीक है, वॉटसन, पियाजे, ब्रिजेस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपकी ये विकासात्मक संवेग सिद्धांत है वो ब्रिजेस ने इसका प्रतिपादन किया था। संवेगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है दमन द्वारा, शोधन द्वारा, रेचन द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसमें जो है सभी के द्वारा आपके संवेग को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। दमन द्वारा जो तरीका है वो थोड़ा सा नेगेटिव आएगा, मतलब नेगेटिव माना जाएगा, मैं भी मानूंगी कि कोई चीज़ अगर किसी के अंदर कोई डिज़ायर है उसको आप बिल्कुल दमित कर दो, उसको बिल्कुल दबा दो, ये तो गलत चीज़ है ना। और शोधन का मतलब है आप उस चीज़ को सोचो, मतलब उससे पूछो, प्रॉपर उसका कोई सॉल्यूशन दो, आप उस पर रिसर्च करो, क्यों है, कैसे है, क्या हुआ, इसको कैसे ख़त्म करें। और रेचन मतलब क्या है, कैथारसिस आप जानते होंगे, इमोशनल कैथारसिस। उसमें क्या होता है कि आपसे पूछ करके उस चीज़ को, आप मतलब आप जो अंदर से सोच रहे हैं वो आपसे कोई पूछे, फिर आप उससे अपनी सारी बातें, अपनी जो भी चीज़ अंदर आपके चल रहा है वो सब आप कुछ उसको बता दें, तो इससे भी आपके संवेग का, इमोशंस पे आपका एक कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? 10, 15, 20, 24। तो सभी को पता है 20 निकल आते हैं। पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से 5 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 3 से 5, 3 से 6। अभी मैंने पूछा भी आपसे उधर, इधर आंसर भी है 2 से 6, ठीक है। और जो लेटर चाइल्डहुड है वो आपका 6 से 12। फिर नेक्स्ट है, शैशवावस्था में रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, कम, ज़्यादा, बहुत कम, बहुत ज़्यादा। तो कैसा होता है? कम होता है, ठीक है। बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है व्यायाम, स्वच्छता, पोषण, निद्रा। तो यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको नरिशमेंट देंगे, न्यूट्रिशन देंगे उसको, ठीक है। लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है पिट्यूटरी ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि का, क्लोम ग्रंथि का, प्रजनन ग्रंथि का। अभी पीछे वाला क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बदल गई है। पिट्यूटरी ग्लैंड सबको पता है, ठीक है। चलिए आज बस इतने ही क्वेश्चन थे, कितने थे मैंने गिना नहीं, आप लोग देखना और बताना कैसा था। हो सकता है इस वीडियो में मैंने बहुत फास्ट बोला हो, क्योंकि हो सकता है इतने दिन बाद मैं बोल रही हूँ तो जल्दी जल्दी सब बोल दिया है। तो चलिए आप लोग बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे। अब फिर जब टाइम मिलेगा तो फिर देखते हैं। ये क्वेश्चन मुझे दिखा अचानक से तो मुझे अच्छा लगा, तो लगा कि ठीक है आप लोगों तक पहुँच जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं बाद में। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, रोकिए मत पढ़ाई को, बिल्कुल भी रोकना नहीं है, ठीक है। और फिर से मैं बोलूँगी कि आप नेगेटिविटी से, अननेसेसरी लोगों से, इन सब चीज़ों से बचे रहिए और फोकस्ड रहिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड रहिए, है ना। क्या पढ़ना है ये भी ध्यान रखिए, बट क्या नहीं पढ़ना ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही हैं उस पे बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिए, लेकिन हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि उसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए,
ठीक है, उसको रखिए और एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि ये 4 से 5 या 6 से 7 इतने बजे मैं ये चीज़ें देखूँगी जो चीज़ें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं, ठीक है? उसका एक टाइम बना लीजिए कि इस टाइम मुझे वो देखना जो मुझे कन्फ्यूज़न में है, जो मुझे समझ नहीं आता है। तो फिर उसको ढूँढिए, उसको अपने आसान लैंग्वेज में अपनी भाषा में लिख करके उसको क्लियर करिए उस कॉन्सेप्ट को। लेकिन अगर आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, एक जगह कहीं आप उलझ गए, तो अब ऐसा ना हो कि जितना आपने पूरा आपको पहले पढ़ना है, उसी में आप उलझ गए और फिर पहले का जितना पढ़ना था वो सब आपका रह गया, है ना? तो टाइम का बहुत ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए मिलते हैं बाद में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को गुड डे।